रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में लिखेंगे रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर्स। Rules for obtaining images formed by concave mirrors। कॉन्केव मिरर्स, तो अब आप ये देखिएगा कि कॉन्केव मिरर का मतलब होता है ये वाला मिरर, कि यहाँ जो उभरी हुई सरफेस होती है जिसको हम बल्जिंग आउट सरफेस बोल देते हैं, बल्जिंग आउट सरफेस इसकी पॉलिश्ड होती है, पीछे से पॉलिश कर रखी होती है, और ये जो अंदर गहरी सरफेस होती है ना, गहरी मतलब कॉन्केव, तो जो कॉन्केव सरफेस होती है, कॉन्केव सरफेस पर रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है एक कॉन्केव मिरर। अब आप देखिएगा इसके जो रूल्स हैं, 4 रूल्स हैं। पहला ये कॉन्केव मिरर है, और ये जो सेंट्रल पॉइंट होता है बेटा, इसको बोलते हैं यहाँ पर पी। पी इज फॉर पोल, इसको पोल बोलते हैं। और अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो इससे ऐसे टकरा के, और यहाँ पर फोकस होता है, फोकस से ऐसे गुजर जाती है। पहला रूल तो ये है, कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो कॉन्केव मिरर से टकरा के फोकस से होकर गुजर जाती है, पहला रूल। दूसरा रूल, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये जो स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोल देते हैं। तो कोई भी रे ऑफ लाइट अगर, और ये जो सेंट्रल पॉइंट है इसको बोल देते हैं पोल, इसको बोलते हैं पोल। तो अब जस्ट जैसे ये वाला है, तो अब इसमें मैं देखूंगा कि इधर तो होता है ये फोकस, और इधर होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई भी रे ऑफ लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजर रही है ऐसे, तो ये जब मिरर से टकराएगी ना, तो जिस रास्ते टकराई है, जिस रास्ते ये आई है उसी रास्ते वापस लौट जाएगी, किसी तरीके का कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता। अगर कोई भी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरती है तो फिर वो जैसी आती है वैसी ही वापस लौट जाती है। तो इसमें तो कुछ याद रखने की कोई प्रॉब्लम ही नहीं, कोई जरूरत ही नहीं। ऐसे ही तीसरा रूल देखिए, तीसरा रूल जो है वो पहले रूल का उल्टा है। तो ये पोल हो गया, ये हो गया फोकस। अगर कोई भी रे ऑफ लाइट फोकस से होकर गुजरती है ऐसे, ये फोकस से टकराई और टकरा के फिर मिरर से टकराई, तो फोकस से होकर अगर कोई गुजरती है तो मिरर से टकराकर फिर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि ये इस वाले रूल का उल्टा, कि अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फिर वो मिरर से टकराकर फोकस से गुजरेगी। अगर कोई रे ऑफ लाइट जो है वो फोकस से होकर गुजर रही है तो वो मिरर से टकराकर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, उल्टा है। ठीक, ये करने के बाद में फिर आप देखेंगे चौथा रूल। चौथा रूल ये है कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट
डायरेक्ट पोल पर स्ट्राइक करती है, तो वो जिस एंगल पर उस पर स्ट्राइक करेगी उसी एंगल पर वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। ये फोर्थ रूल है। इधर ये पोल है, कोई भी रे ऑफ लाइट सीधा पोल पर आई, पोल पर आकर टकराती है, तो अगर मान लीजिए ये एंगल बनाती है यहाँ पर थीटा, ठीक है, तो ये थीटा एंगल से ही नीचे रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी ऐसे। ये वाला एंगल जो नीचे बनेगा ये भी थीटा ही होगा, ठीक। तो जितने एंगल पर स्ट्राइक कर रही है उतने एंगल पर ही रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। तो ये टोटल हमारे 4 रूल्स हैं, ठीक है। ये करने के बाद में फिर हम ये देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस बाय अ कॉनकेव मिरर, ठीक है। मैं ये बिठा रहा हूँ और 6 तरीके के 6 टाइप की अलग अलग इमेजेस बनती हैं। अब वो जो इमेजेस बनती हैं वो किस तरह से बनती हैं वो समझ लीजिए। बस एक बेसिक फंडा पहले बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर में क्या क्या चीजें होती हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। इधर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, इधर होगा फोकस, इधर होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को हम कैसे दिखाएंगे, एक स्ट्रेट लाइन जिस पर ऊपर की तरफ हेड की तरफ एक एरो बना हुआ है। तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को रख दिया पोल और फोकस के बीच में। उसके बाद ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करके रख दिया फोकस पर। उसके बाद ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करके रख दिया फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। उसके बाद इसको शिफ्ट करके रख दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। उसके बाद इसको शिफ्ट करके रख दिया बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और उसके बाद इसको रख दिया इंफिनिटी पर। तो हम एक एक करके ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करते जाते हैं। सबसे पहले हम रखते हैं उसको पोल और फोकस के बीच में, पहला केस बन जाएगा। दूसरा केस हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया फोकस पर, ये दूसरा केस हो गया। तीसरा केस उसको फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, ये तीसरा केस। चौथा केस उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख दिया, चौथा केस। पांचवा केस उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड यानी कि उसके पीछे रख दिया, 5 केस। और छठा केस ये है कि ऑब्जेक्ट को उठाकर सीधा इंफिनिटी पर रख दिया, ठीक है। तो ये टोटल 6 केसेस बनेंगे कॉनकेव मिरर में। कॉनकेव मिरर का फंडा याद करते चलो, कॉन्वेक्स लेंस अपने आप याद हो जाएगा। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस बिल्कुल एक तरीके से बिहेव करते हैं, ठीक है। अब जरा देखिएगा, मैं ये सारा कुछ मिटा रहा हूँ और यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस। Formation of different types of images by a concave mirror. Formation of different types of images by a concave mirror. तो पहला है when the object is placed between pole and focus. जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रख दिया जाए, ऑब्जेक्ट को अगर पोल और फोकस के बीच में रख देते हैं तो इमेज कहां पर बनेगी ये देखना है।
ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब आप ये देखो कि अगर ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में हम रख देते हैं तो हम ना, जो अभी हमने 4 रूल्स देखे हैं, उन 4 रूल्स में से ही 2 या 3 रूल्स ही यूज करते हैं, चौथा तो यूज ही नहीं करते। तो पहला फंडा मैं क्या यूज करूंगा कि मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया पोल और फोकस के बीच में, ऑब्जेक्ट को हम बोल देते हैं ए बी, ऑब्जेक्ट के हेड को बोलेंगे ए, और जो उसका टेल है उसको बोलेंगे बी, ए बी। तो मैंने एक रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट से ऐसी निकाली जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो ये इसको मिरर को टकरा के फोकस से होकर गुजर गई। ठीक है, पहला तो ये। फिर दूसरी रे ऑफ लाइट हम कुछ इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरे, कुछ इस तरह से आए, ऐसे। तो यहां से देखकर ऐसे लग रहा है कि ये रे ऑफ लाइट जो है ना, ये ऐसे खुलती जा रही है, खुलती जा रही है। तो जब ये खुलती जा रही है मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजारनी है, तो जिस रास्ते आएगी उसी रास्ते वापस लौट जाएगी। अगर कोई रे ऑफ लाइट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजारते हैं तो जिस रास्ते जाएगी उसी रास्ते वापस लौट आएगी। तो अब आप ये देखें कि ये ना इधर खुलती जा रही है और इधर देख रहे हैं तो ये धीरे धीरे नजदीक आती जा रही है। तो हमने क्या करा कि इसको यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया, ऐसे, ऐसे एक्सटेंड कर दिया। एक्सटेंड करने पर मैं ये देख रहा हूँ कि ये दोनों रेज ऑफ लाइट यहाँ पर मिल रही हैं। तो रेज ऑफ लाइट जहां पर मिलती हैं हमारी इमेज जो है उधर ही बनती है। तो ये हो गया ए डैश और बी डैश, ए डैश और बी डैश। तो यहां आप लिखेंगे इमेज फॉर्म्ड, इमेज फॉर्म्ड विल बी, सबसे पहले आप ये देखेंगे कि ये इस तरफ बन रही है, पीछे की तरफ बन रही है। तो बिहाइंड द मिरर जो बनती है पहले तो लिख दो कहां बन रही है, बिहाइंड द मिरर। और जो मिरर के पीछे बनने वाली इमेज होती है वो होती है वर्चुअल, और इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, है ना। तो सीधी तो बन ही रही है, दिखाई दे रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तीसरा, इसका जो साइज है उससे बड़ी बन रही है तो उसको क्या बोलेंगे, एनलार्ज्ड। तो सबसे पहले बिहाइंड द मिरर का मतलब क्या है कि ये उसकी पोजीशन हो गई। फिर वर्चुअल एंड डायरेक्ट मतलब ये उसका नेचर हो गया कि नेचर क्या है। और एनलार्ज का मतलब ये उसका साइज हो गया। तो ये पहला इमेज फॉर्मेशन का पहला रूल। उसके बाद केस नंबर 2, केस नंबर 2 में हम कहेंगे व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ, ऑब्जेक्ट को अगर फोकस पर रख दिया जाए तो आप ये देखिएगा कि ये हो गया मिरर, ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट को एफ पर ही रख दिया जाता है। तो जब एफ पर रख देते हैं तो हमने कहा कि ये है ए और ये है बी, ऑब्जेक्ट को ए बी बोल देते हैं। तो अब मैंने क्या करा कि एक रे ऑफ लाइट तो फिर वही करूंगा कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई है रे ऑफ लाइट वो मिरर से टकराकर फोकस से होकर गुजरेगी। वो ऐसे फोकस से होकर गुजर रही है, थोड़ा टिल्ट हो गई, सीधा बनाता हूँ इसको। दूसरी रे ऑफ लाइट को कुछ इस तरह से एडजस्ट करना है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरे, तो जिस रास्ते आएगी उसी रास्ते वापस लौट जाएगी। ठीक है, ऐसे टकराई,
ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो आप ये देखिए कि ये पैरेलल जा रही हैं, तो पैरेलल रेज ऑफ लाइट इधर भी पैरेलल दिखाई दे रही हैं और इधर भी पैरेलल दिखाई दे रही हैं। तो जब रेज ऑफ लाइट दोनों तरफ पैरेलल दिखाई दे रही हैं, तो ना तो वो इस तरफ कहीं मीट करेगी, ना इस तरफ कहीं मीट करेगी। तो हम ये कह रहे हैं कि हम ये मान लेते हैं कि अगर इधर ये चलती जा रही है क्योंकि यहाँ तो हम खुद एक्सटेंड करके देखते हैं वर्चुअली। वर्चुअली का मतलब होता है नकली तरीके से। तो नकली तरीके से हम एक लिमिट तक ही तो किसी चीज को एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ देखें तो यहाँ तो वो एक्सटेंड होती जा रही है होती जा रही है। तो हम ऐसे केस में बोलेंगे कि इमेज इन्फिनिटी पर जाकर, मतलब ये रेज ऑफ लाइट कहाँ मिलेंगे, पैरेलल रेज ऑफ लाइट इन्फिनिटी पर। तो यहाँ आप लिखें ऐसे इन्फिनिटी, ये साइन बना लो, और इस तरफ लिखेंगे इमेज फॉर्म्ड विल बी अब इसके इमेज के तीन जो प्रॉपर्टीज हैं वो लिखेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी बनेगी कहाँ, बिहाइंड द मिरर था यहाँ पर, तो के पीछे यहाँ कहाँ बन रही है, एट इंफिनिटी। और जो सेम साइड पर जहां ऑब्जेक्ट रखा है, जो उसी साइड पर इमेज बनती है, उसको हम बोलते हैं रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, याद रखना है, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड ही होगी, उल्टी ही होगी। रियल एंड इन्वर्टेड। हाईली एनलार्ज्ड। ठीक है, तो ये तो दो केसेस हुए। अब तीसरा केस देखेंगे। धीरे धीरे मुझे क्या करना है, ऑब्जेक्ट को दूर दूर शिफ्ट करता चला जाऊंगा। हाँ, हम इसको दूर दूर शिफ्ट करते चले जाएंगे। तो जरा देखिएगा, अब हम कहेंगे व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड सी। When the object is placed between F and C, अब देखिए ये तो हो गया पोल, फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर ऑब्जेक्ट को एफ और सी के बीच में रख दिया जाए ऐसे, ए और बी, अब क्या होगा। अब आप ये देखिएगा कि एक रे ऑफ लाइट तो फिर वही काम करेंगे हम कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये मिरर से टकरा के फोकस से गुजरेगी। ठीक है, और दूसरी रे ऑफ लाइट को कुछ इस तरह से एडजस्ट करना है कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरे। तो थोड़ा सा मिरर को बड़ा बना लो ऐसे, इसको ऐसे एडजस्ट करेंगे, ऐसे टकराई, ऐसे टकराने के बाद इसी रास्ते वापस लौट गई। तो आप ये देख रहे हैं कि ये ऐसे जो है मिल जाएगी। अब ये मिल गई। अब आप ये देखिए कि जब सेम साइड पर बनी है, तो सेम साइड पर बनने वाली जो इमेज है उसको हम बोलते हैं रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये तो ए बी हो गया, ए बी तो हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इधर बनेगा इमेज, ये हो जाएगा ए डैश बी डैश, है ना। तो ये ए डैश बी डैश हो गया। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, इतना समझ में आ गया। आदित्य, यस इशिता, सर। निशा, पालकी, प्राजक्ता, यस सर। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं फिर। ये ए बी हो गया और ये ए डैश बी डैश हो गया।
अब इसके बाद देखते हैं, हम यहां कहेंगे इमेज फॉर्म्ड विल बी, सबसे पहले देखिएगा कि इनकी पोजीशन लिखी गई है तो कहां बनेगी, बियॉन्ड सी। दूसरा उसका नेचर, रियल एंड इन्वर्टेड। और जो ऑब्जेक्ट का साइज है उससे बड़ी बन रही है तो एनलार्ज्ड। ठीक है, फोर्थ केस देखेंगे, 6 केस। तो हमने पहले ऑब्जेक्ट को रखा पोल और फोकस के बीच में, देखिए सबसे पहले रखा पोल और फोकस के बीच में, फिर रखा फोकस पर, फिर रखा एफ और सी के बीच में, अब ऑब्जेक्ट को रखेंगे सी पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहां पर ऑब्जेक्ट ए बी, अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे ऑफ लाइट, एक रे ऑफ लाइट मैंने यहां से निकाल दी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये फोकस से होकर गुजरेगी। अब सोचिए, अब वो वाली रे ऑफ लाइट तो निकाल नहीं सकते जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरे, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा है। तो अब, हाँ, तो अब रे ऑफ लाइट वो बनाएंगे जो फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक है, तो ये फोकस से होकर गुजरी, तो ये यहाँ पर ऐसे टकराई, तो टकराने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, अब आप ये देखिए, ये दोनों रेज ऑफ लाइट यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो हमारा इमेज भी यही बन जाएगी। तो ये हो गया ए बी, ये क्या हो गया ए डैश बी डैश। तो यहाँ पर देख के एक चीज समझ में आ रही है कि जिस जगह पर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा था, तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बन रही है, और जितना वो ऑब्जेक्ट का साइज था उतने ही साइज की इमेज भी बन रही है। तो हम कहेंगे इमेज फॉर्म्ड विल बी एट सी। दूसरा, इस तरफ बनेगी तो ये कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। और तीसरा होगा सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। अब फिफ्थ देखिएगा, फिफ्थ केस क्या है कि अगर अब ऑब्जेक्ट को शिफ्ट कर दिया जाए और सेंटर ऑफ कर्वेचर के इधर रख दिया जाए, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। when the object is placed beyond C, सेंटर ऑफ कर्वेचर के उधर रख दिया जाए अगर ऑब्जेक्ट को, तो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर ऑब्जेक्ट को सी के उस तरफ रख दिया जाए, ए बी,
तो एक रे ऑफ लाइट तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। तो ये इससे मिरर से टकराई और टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरेगी। दूसरी रे ऑफ लाइट को कुछ इस तरह से गुजारेंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरे। मिरर थोड़ा सा ऐसे घुमा दिया, तो ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो ये टकराकर जिस रास्ते गई उसी रास्ते वापस लौट गई। तो जो हमारा इमेज है वो यहाँ बन गया एफ और सी के बीच में, ए डैश बी डैश। ए डैश बी डैश, ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं क्लियर है इतना कि नहीं? Yes, sir. ठीक है। अब जरा देखिएगा क्या करना है इसमें। इमेज फॉर्म्ड विल बी, वो इमेज कहां पर बन रही है? एफ और सी के बीच में। इमेज फॉर्म्ड विल बी बिटवीन एफ एंड सी, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेकंड है कैसी बनेगी? रियल एंड इन्वर्टेड। और फिर ऑब्जेक्ट से छोटी बन रही है ना, तो डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब होता है स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। तो ये पांचवा केस था। पांचवे केस के बाद छठा केस देखिएगा। क्या? हाँ, when the object is placed at infinity, ऑब्जेक्ट को अगर इन्फिनिटी पर ही रख दिया जाए तो, यार इन्फिनिटी पर रखा हुआ तो ऑब्जेक्ट ही दिखाई नहीं देगा। इन्फिनिटी पे कहाँ रखोगे इन्फिनिटी, जब हमें पता ही नहीं है कि इन्फिनिटी कहाँ है। तो इसका मतलब हम ये सोचेंगे, जैसे यहाँ हमने कहा कि अगर पैरेलल रेज ऑफ लाइट जो है वो कहीं मिलती ही नहीं है, तो हम ये कह देते हैं कि वो इन्फिनिटी पर मिल रही होंगी, तो इन्फिनिटी पर इमेज बन रही होगी। तो इसी तरह से अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, तो समझिए कि वहां से पैरेलल रेज ऑफ लाइट ही आ रही होंगी। तो ये हो गया प्रिंसिपल एक्सेस। ये प्रिंसिपल एक्सेस का हो गया पोल, सॉरी इसका कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर का पोल हो गया। और इधर हो गया फोकस, और इधर हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब एक रे ऑफ लाइट तो ऐसे दिखाओ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जो ऊपर की तरफ है पैरेलल ऐसे, और दूसरी रे ऑफ लाइट दिखाइए प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो पैरेलल है ऐसे। तो ये जो ऊपर वाली पैरेलल रे ऑफ लाइट है ये ऐसे आके फोकस से गुजरेगी। ये जो दूसरी पैरेलल रे ऑफ लाइट है ये भी फोकस से होकर गुजरेगी। तो रेज ऑफ लाइट कहाँ मिल रही है? फोकस पर, एफ पर। तो हम ये कहेंगे इमेज कहाँ बनेगी? फिर एफ पर ही बनेगी। तो यहाँ लिखेंगे इमेज फॉर्म्ड will be at f, फोकस पर। और क्योंकि इसी साइड बन रही है सेम साइड पर, तो कैसी बनेगी? रियल एंड इन्वर्टेड। हाईली डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज्ड। हाईली डिमिनिश्ड का मतलब हो गया पॉइंट साइज्ड, ठीक है। तो 1 मिनट में आ रहा हूं मैं अभी, 1 मिनट वेट करिए, आ रहा हूं अभी। क्या? आज मुझे कुछ
आज मुझे कुछ उल्टा सीधा ही सुनाई दे रहा है। पॉल्यूशन का असर हो गया कानों में लगता है। चलिए जी देखिए, अब देखो यहाँ पर है 6 केसेस दे रखे हैं। केस नंबर 1 है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। याद रखने का तरीका देख लेना, सीक्वेंस गड़बड़ मत करना। सीक्वेंस जो है ना हमको ऐसा रखना है कि पहले है बिटवीन, जैसे बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि पहले मेरे को लिखना है कि इमेज की पोजीशन कहाँ पर है, पहले तो ये। फिर दूसरा देखेंगे कि उसका नेचर क्या है, और तीसरा देखेंगे उसका साइज क्या है। तो याद रखना ये हो गया इसका पोजीशन, ये हो गया नेचर, और ये हो गया साइज। पोजीशन, नेचर, साइज, PNS। ठीक है, तो ये याद रखना। अब आप ये देखिएगा कि पोजीशन और नेचर और साइज ये मुझे बार बार देखना है, हर एक केस में यही देखना है। तो पहला केस देखिएगा, पहला केस जो है वो है कि मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, पोल और फोकस के बीच में रखा। पहले केस को 1 मिनट के लिए हटा देते हैं, छोड़ देते हैं, दूसरे केस से देखना शुरू करते हैं। तो दूसरा केस देखो, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट F, तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया गया, फोकस पर। ऑब्जेक्ट को अगर फोकस पर रख दिया जाता है तो इमेज जो है वो कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पर बनेगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट को अगर फोकस पर रखते हैं तो इमेज बनती है इन्फिनिटी पर। तो पहले सिर्फ पोजीशन की बात करेंगे। इमेज कहाँ है, इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर, बहुत ज्यादा दूर। उसके बाद क्या हुआ, फिर धीरे धीरे ना इमेज नजदीक आती जाती है। तो अगला केस देखिए कि इमेज कहाँ पर है, बियॉन्ड सी। किस मतलब, पहले तो इन्फिनिटी पर थी, इन्फिनिटी पर थी पहले, फिर इन्फिनिटी से थोड़ा आगे आई, बियॉन्ड सी आ गई। उसके बाद क्या हुआ, अगले केस में फिर खिसक कर इमेज सी पर आ गई, सी पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आ गई। फिर अगले केस में कहाँ आएगी, सी और एफ के बीच में। अगले केस में आप देखिए इमेज सी और एफ के बीच में आएगी, और अगले केस में इमेज जो है वो खिसक कर फोकस पर आ गई। तो धीरे धीरे इन्फिनिटी से खिसक खिसक कर पहले इन्फिनिटी पर आई, इन्फिनिटी के बाद बियॉन्ड सी आई, फिर सी पर आ गई, फिर बिटवीन सी एंड एफ आ गई, फिर लास्ट में एफ पर आ गई। उल्टा चलता है, ऑब्जेक्ट पीछे चलता चला जाता है, दूर भागता चला जाता है, और इमेज पास आती चली जाती है। तो आप ऑब्जेक्ट को देखिए कि ऑब्जेक्ट दूर भागता जा रहा है। ऑब्जेक्ट पहले फोकस पर था, फिर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आया, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आया, फिर बियॉन्ड सी आया, और फिर इन्फिनिटी पर आया। तो ऑब्जेक्ट दूर जाता चला जाता है तो इमेज पास आती चली जाती है, ऐसा होता है। अब अगला देखिएगा, अगला हम देख रहे हैं नेचर। भाई सेकंड है नेचर, तो नेचर में कुछ सोचना ही नहीं। मैं अभी केस 1 की बात कर, केस 1 तो मैंने छोड़ दिया, और मैं बाकी सारे केसेस की बात कर रहा हूँ, तो सब में रियल एंड इन्वर्टेड है। तो नेचर तो सोचना ही नहीं। कॉनकेव मिरर का एक केस है, अलग केस, उस अलग केस को दिमाग में बिठा लेंगे बाद में। लेकिन बाकी कॉन्वेक्स लेंस में भी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर हमने कॉनकेव मिरर कर लिया तो हमारा कॉन्वेक्स लेंस हो गया। ठीक है, हो गया, उसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है। बस मैं आपको बनाकर ये दिखा दूंगा कि कॉन्वेक्स लेंस जो है उसकी शेप थोड़ी सी अलग होती है, और कुछ नहीं है। ये करने के बाद, हाँ हाँ तो ठीक है ना, जरा सा अंतर है, वो अंतर समझा देंगे। अब आप ये देखो कि ये हो गया नेचर। नेचर हर केस में रियल एंड इन्वर्टेड। फिर उसके बाद बात करते हैं कि इमेज का साइज क्या होगा। तो साइज आप ये देखिएगा धीरे 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 कम होता जा रहा है। पहले क्या था, हाईली एनलार्ज, हाईली एनलार्ज मतलब बहुत बड़ी, फिर हो गई एनलार्ज मतलब बड़ी तो है पर उतनी बड़ी नहीं है। तो पहले था हाईली एनलार्ज, फिर हो गया एनलार्ज, एनलार्ज के बाद फिर और छोटा हुआ, कितना हो गया, सेम साइज की रह गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, थोड़ी छोटी हो गई, डिमिनिश्ड हो गई। और फिर उसके बाद क्या हुआ, हाईली डिमिनिश्ड मतलब बहुत ज्यादा छोटी हो गई। समझ गए। तो ये हमारा पांचों के पांचों केसेस हो गए, और उसमें हमने पोजीशन देख लिया, नेचर देख लिया, और साइज देख लिया। तो याद रखने में अंधों की तरह रट्टा मत लगा देना, बस ये तरीका समझ लेना कि किस तरीके से हमारी पोजीशन चेंज हो रही है, किस तरीके से हमारा जो है जो साइज है वो साइज चेंज हो रहा है। फिर बात करते हैं कि ये सारे केसेस हमारे हो गए 5 केस। अब पहले केस की बात करते हैं। तो पहला जो केस है केवल वही केस एक्सेप्शनल केस है, तो उस केस को समझिएगा। इसमें क्या होगा कि आप ये देखो कि ऑब्जेक्ट हमारा पोल और फोकस के बीच में रखा हुआ है। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होगा तो हम एक रे ऑफ लाइट को तो ऐसा बनाएंगे जो कि जो आपका सेंटर ऑफ मतलब एक तो रे ऑफ लाइट ऐसी होगी जो कि फोकस से होकर गुजरेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो फोकस से होकर गुजरेगी।
और दूसरी रे ऑफ लाइट को इस तरह से बनाना है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप स्केल लेंगे, वैसे तो बनाने की जरूरत होगी नहीं क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, स्केल लेकर और आप इस तरीके से देखेंगे कि ये इसके हेड से टच होते हुए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से टच होते हुए और मिरर को टकराए, तो वो स्ट्रेट लाइन बनेगी और वो अपने आप ही आपको दिखाई देगा कि वो ऐसे फैलती चली जाएगी। जब वो फैलती जाएगी तो उसको पीछे मिला लेंगे, तो वो वर्चुअल और इरेक्ट। तो पहला ही केस ऐसा है, जब हमारा ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होगा, तब हमारी जो इमेज है वो वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी और एनलार्ज बनेगी। इस केस में एनलार्ज है, हाँ, और बिहाइंड द मिरर और वर्चुअल एंड इरेक्ट केवल और केवल फर्स्ट केस में ही है, बाकी कहीं नहीं है। ठीक है, इतना क्लियर? ठीक है, हाँ, नहीं, चलो ठीक है, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा। देखो वो ना, ये ज्यादा, ये वाली जो चीज है ये ज्यादा अच्छे तरीके से कोई भी लॉयर बता सकता है आपको। और इसमें है क्या कि दो तीन चीजें होती हैं। अरे यार, गूगल पर न्यूज आ रही है, पहले बात को ना पूरा सुनते हैं। तुम्हारे अंदर प्रॉब्लम क्या है कि जैसे ऑप्शंस हैं, एमसीक्यूज में ऑप्शंस आते हैं, पहले भी मैंने बताया था कि एमसीक्यूज के ऑप्शन में ये गड़बड़ मत कर देना कि पहला ऑप्शन देखते हैं और यही ठीक था बस लगा दो टिक। पहले पूरी बात सुना करो, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ा करो, समझ गए? तो बात जो मैं बता रहा हूँ वो ये है कि तुमने किसी के घर में चोरी कर दी, करी है क्या? करी है क्या? किसी और के घर में करी है क्या? नहीं करी ना। तो किसी ने तुम पर वो एलिगेशन लगा दिया और केस डाल दिया, तो इसका मतलब ये है कि मतलब अब वो काम होने ही वाला है, मतलब तुम चोर हो, ऐसा तो नहीं है ना। ठीक, तो ये है कि उन्होंने कोई केस नहीं डाला है, वो एक रिक्वेस्ट करी गई है वहां पर। और रिक्वेस्ट ये है, सभी बच्चों को बता देता हूँ, कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मिलकर आजकल ना ऑनलाइन पिटीशन फाइल करने का एक सिस्टम चल रहा है। ऑनलाइन पिटीशन मतलब कि हम एक ना एक क्या बोलते हैं उसको, एक सर्वे कर रहे हैं, एक सर्वे कर रहे हैं और हम एक उसमें सर्वे में हम एक क्वेश्चन डिजाइन करते हैं और क्वेश्चन में हम क्वेश्चन ही ऐसे ऐसे डालते हैं जिसका आंसर हमें पता है कि हाँ यही स्टूडेंट्स जो है उनकी साइकोलॉजी है वो ये आंसर ही डालेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन उसमें डाला गया कि क्या आप इंडिया के ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम से सेटिस्फाइड हैं? तो बच्चे सोचते ये लगेगा कि नहीं यार, पढ़ाते तो है नहीं है कुछ, और एग्जाम में इतना सब कुछ पूछते हैं। नो, सबसे पहले नो, उसमें ऑप्शन ही नो, यस और नो ही होगा, तो नो डाल दिया। चलिए जी, उसके बाद दूसरा, तो क्या आपको लगता है कि ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम कुछ इस तरह इफेक्टिव था कि अब ऑनलाइन पढ़ाई करने के बाद में क्या आप ऑफलाइन पेपर देने के लिए रेडी हैं? है ना? तो उसमें स्ट्रिक्टली नो, कुछ ने तो ये भी कर दिया होगा, अगर लिखने का ऑप्शन होगा कि मैं स्ट्रिक्टली नो लिख दूंगा, उसमें काट ही दूंगा पूरी तरह से, है ना? तो ये, तो उसमें उन्होंने क्या करा कि स्टूडेंट से पूछा गया, वो सर्वे जो करा है उसमें क्वेश्चनियर फिलअप कराया गया और उसमें देख लिया कि अरे भाई देखो 100 स्टूडेंट्स का सैंपल था, या चलिए लाख का सैंपल था या 2 लाख का सैंपल था। तो उसमें से अगर मान लो 2 लाख का सैंपल था, 1,90,000 स्टूडेंट जो हैं वो ये बोल रहे हैं कि पेपर नहीं होने चाहिए, हमको रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, हम स्ट्रेस में हैं, हमारी एंजाइटी वाली प्रॉब्लम्स बढ़ रही है, हमको इसी एज में ब्लड प्रेशर हो रहा है ना? तो ऐसी ऐसी चीजें, सच में ऐसा सब कुछ लिखा हुआ है। कुछ नहीं होता, फालतू की ड्रामेबाजी है, जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी है वो ड्रामेबाजी कर रहे हैं और कुछ नहीं है। ठीक, तो अच्छा, और कुछ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो मतलब, अब तो तुम लोग तो 10th में हो, तो 12th के कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं, वो आके मेरे को ना थोड़ा खतरनाक सा चेहरा बनाकर, सर केसेस बढ़ने शुरू हो गए, सीरियसली केसेस बढ़ने शुरू हो गए। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा हाँ ठीक है, संभल के रहो, संभल के रहो। तो फिर थोड़ी देर बाद जब उनको लगा, जैसे बोला ना कि केसेस बढ़ने शुरू हो गए हैं, तो उनको लगता है ये टीचर बेवकूफ है, ये हमारा इशारा समझा नहीं, इस पागल को समझाना ही पड़ेगा। फिर 5-10 मिनट बाद, सर तो क्या आपको लगता है कि ऐसे में एग्जाम्स होने चाहिए? मैंने कहा हाँ होने चाहिए। ठीक, तो हाँ, तो वो ये चीज है कि वो अभी एक प्ली डाली हुई है और उस प्ली पर सुनवाई शायद 18 तारीख को है ना? हाँ, और वो फाइनल क्या होने वाला है वो भी सबको पता है, सबको पता है कि कुछ नहीं, चुपचाप उसमें उसका फाइनल कंक्लूजन ये लिखा हुआ आएगा, दिन में सपने मत देख, चल उठा पढ़ाई कर, है ना? उसमें ये लिखा हुआ आएगा। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है, तो इन इन सब चीजों में लगकर ना, ये जो इम्पोर्टेंट टाइम है इसको वेस्ट करने की जरूरत नहीं है इन सब चीजों में लगकर। तो खैर चलिए, अब जैसे ये कॉनकेव मिरर का देख लिया, कॉन्वेक्स मिरर जो है, कॉन्वेक्स मिरर के केवल 2 केसेस हैं, कल देखते हैं। ठीक है, आज इतना ही कर लीजिए। और किसी भी टॉपिक में, किसी भी सब्जेक्ट में कोई डाउट आए ना,
तो प्लीज पूछ लेना। ऑनलाइन वाले भी सुन रहे हैं ना? सर सुबह 3:15 तक लो सर।